दोस्तों, ये है हाउंड ऑफ द बास्केविल का 7वां भाग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक कर दिया कीजिए। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वॉटसन शेरलॉक को टेलीग्राम के माध्यम से बास्करविल में जो भी चल रहा है उन सब चीजों से रूबरू कराता है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर इस सीरीज की पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह नाश्ते के बाद एक छोटी सी घटना हुई। बैरीमोर ने सर हेनरी से बात करने की अनुमति मांगी और वे थोड़ी देर उनके अध्ययन कक्ष में बंद रहे। वॉटसन बिलियर्ड रूम में बैठा था। अध्ययन कक्ष से सर हेनरी और बैरीमोर की ऊंची ऊंची आवाजें बाहर वॉटसन को सुनाई पड़ रही थी। वॉटसन को अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि उनके बीच किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कुछ समय बाद सर हेनरी ने दरवाजा खोला और वॉटसन को अंदर बुलाया। बैरीमोर को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे लगता है कि यह सही नहीं था कि हमने उसके साले का पीछा किया, जबकि उसने अपनी मर्जी से हमें यह रहस्य बताया था। बैरीमोर, जो सर हेनरी और वॉटसन के सामने खड़ा था, उसका चेहरा पीला हो रखा था। वह पूरी तरह शांत खड़ा था। तभी बैरीमोर बोला, शायद मैंने कुछ ज्यादा भावुक होकर बात की सर, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने आज सुबह सुना कि आप दोनों सज्जन सेल्डन का पीछा कर रहे थे तो मैं बहुत हैरान हुआ। बेचारे के लिए वैसे ही काफी मुश्किलें हैं और मैं नहीं चाहता था कि उसकी मुश्किलें और बढ़ें। अगर तुमने अपनी मर्जी से हमें बताया होता तो यह अलग बात होती, लेकिन तुमने, या यूं कहो कि तुम्हारी पत्नी ने, हमें तब बताया जब इसे छिपा पाना तुम्हारे लिए असंभव हो गया। मुझे नहीं लगा था कि आप इसका फायदा उठाएंगे सर हेनरी, सच में नहीं लगा। वह आदमी सार्वजनिक खतरा है। जंगल में कई अकेले मकान हैं और वह ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी कर गुजरने से नहीं हिचकिचाएगा। उसके चेहरे पर एक नजर डालने से ही यह साफ दिखता है। मिस्टर स्टेपलेटन का घर देखो, जहाँ सिर्फ वह अकेला रहता है। जब तक वह कैद में नहीं होता, किसी के लिए भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। वह किसी घर में घुसने की कोशिश नहीं करेगा सर। मैं आपको अपनी पवित्र बात का यकीन दिलाता हूँ, लेकिन वह अब इस देश में किसी को भी परेशान नहीं करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सर हेनरी कि कुछ ही दिनों में जरूरी इंतजाम हो जाएंगे और वह दक्षिण अमेरिका जाने के लिए जहाज पर होगा। भगवान के लिए सर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि पुलिस को यह मत बताइए कि वह अभी भी जंगल में है। उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया है और वह यहाँ चुपचाप रह सकता है जब तक जहाज तैयार न हो जाए। अगर आप पुलिस को बताएंगे तो मेरी पत्नी और मैं मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि पुलिस को कुछ न कहें। तुम्हारा क्या कहना है वॉटसन? अगर वह सुरक्षित रूप से देश से बाहर हो जाए तो यह करदाताओं के लिए एक बोझ कम कर देगा। लेकिन अगर वह जाने से पहले किसी पर हमला कर दे तो? वह इतनी पागल हरकत नहीं करेगा सर। हमने उसे उसकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई है। अगर वह कोई अपराध करेगा तो यह दिखा देगा कि वह कहाँ छिपा हुआ है। तो ठीक है, मैं पुलिस को शेल्डन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। भगवान आपका भला करे सर, और दिल से आपका धन्यवाद। अगर उसे फिर से पकड़ लिया जाता तो मेरी बेचारी पत्नी मर ही जाती। मुझे लगता है कि हम एक अपराधी की मदद कर रहे हैं वॉटसन, लेकिन जो हमने सुना है उसके बाद मैं उसे पकड़वाने का ख्याल भी नहीं कर सकता। तो बात यहीं खत्म। ठीक है बैरीमोर, तुम जा सकते हो। बैरीमोर ने कृतज्ञता के कुछ टूटे फूटे शब्द कहे और मुड़कर जाने लगा, लेकिन वह झिझका और फिर वापस लौट आया। आपने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है सर कि मैं आपके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं कुछ जानता हूँ सर हेनरी, और शायद मुझे यह पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन इनक्वेस्ट के काफी समय बाद मुझे यह पता चला। मैंने अब तक यह किसी इंसान से नहीं कहा है। यह बात गरीब सर चार्ल्स की मौत के बारे में है। ये सुनकर सर हेनरी और वॉटसन दोनों खड़े हो गए। क्या तुम जानते हो कि उनकी मौत कैसे हुई? नहीं सर, यह तो मुझे नहीं पता। तो फिर क्या जानते हो? मैं यह जानता हूँ कि वह उस वक्त गेट पर क्यों गए थे। वह एक औरत से मिलने गए थे। एक औरत से मिलने? हाँ सर। और उस औरत का नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं उसके शुरुआती अक्षर बता सकता हूँ। उसके अक्षर थे LL। ये तुम्हें कैसे पता बैरीमोर? देखिए सर हेनरी, आपके चाचा को उस सुबह एक चिट्ठी मिली थी। आमतौर पर उन्हें कई चिट्ठियां मिलती थीं, क्योंकि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति थे और उनके दयालु स्वभाव के कारण हर परेशान इंसान उनकी मदद लेने आता था। लेकिन उस सुबह संयोग से सिर्फ एक ही चिट्ठी आई थी, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। वह चिट्ठी कूम ट्रेसी से आई थी और वह एक महिला की लिखावट में थी। फिर आगे तुमने क्या किया? तो सर,
मैंने इस मामले पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शायद कभी नहीं देता अगर मेरी पत्नी न होती। कुछ हफ्ते पहले वह सर चार्ल्स के अध्ययन कक्ष की सफाई कर रही थी, जिसे उनकी मौत के बाद से छुआ तक नहीं गया था, और उसने चिमनी के पीछे एक जले हुए पत्र की राख पाई। उसका ज्यादातर हिस्सा राख में बदल चुका था, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा जो पन्ने के अंत का हिस्सा था बचा हुआ था। उस पर लिखाई अब भी पढ़ी जा सकती थी, हालांकि वह काले बैकग्राउंड पर धुंधली हो गई थी। हमें लगा कि यह पत्र का पोस्टस्क्रिप्ट था और उसमें लिखा था, कृपया यदि आप एक सज्जन हैं तो इस पत्र को जला दीजिए और ठीक 10 बजे गेट पर आइए। इसके नीचे LL के अक्षर हस्ताक्षर के रूप में थे। क्या वह टुकड़ा अभी भी तुम्हारे पास है? नहीं सर, जब हमने उसे उठाया तो वह पूरी तरह बिखरकर राख बन गया। क्या सर चार्ल्स को इसी लिखावट में कोई और पत्र मिला था? देखिए सर, मैंने उनकी चिट्ठियों पर कभी खास ध्यान नहीं दिया। मैंने तो इस पत्र को भी सिर्फ इसलिए नोट किया क्योंकि यह अकेला आया था। और तुम्हें नहीं पता कि LL कौन है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम उस महिला का पता लगा लें तो सर चार्ल्स की मौत के बारे में और जान सकते हैं। बैरीमोर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपा कर क्यों रखा। सर, यह सब उस समय हुआ जब हमारी अपनी परेशानी शुरू हुई, और फिर सर हम दोनों ही सर चार्ल्स को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे देखते हुए यह स्वाभाविक था। इस बात को उखाड़ने से हमारे गरीब मालिक को कोई फायदा नहीं होता, और जब किसी मामले में एक महिला शामिल हो तो बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तुम्हें लगा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है? जी सर, मुझे लगा कि इससे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन अब आपने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है तो मुझे लगा कि यह उचित नहीं होगा कि मैं आपको इस मामले में अपनी जानकारी न बताऊं। बहुत अच्छा बैरीमोर, तुम जा सकते हो। जब बैरीमोर चला गया तो सर हेनरी ने वॉटसन की ओर देखा और कहा, तो वॉटसन, इस नई जानकारी के बारे में तुम क्या सोचते हो? यह तो ऐसा लगता है मानो अंधेरा और भी गहरा हो गया हो। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन अगर हम LL का पता लगा लें तो शायद पूरा मामला साफ हो जाए। इतना तो हमने जान ही लिया है कि कोई ऐसा है जिसके पास सच्चाई है, बशर्ते हम उसे ढूंढ सकें। तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? होम्स को तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए। ये वही सुराग हो सकता है जिसकी उसे तलाश है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह उसे यहाँ खींच लाएगा। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और सुबह की बातचीत का ब्यौरा होम्स को भेजने के लिए तैयार किया। मुझे स्पष्ट लग रहा था कि वह इन दिनों बहुत व्यस्त है, क्योंकि बेकर स्ट्रीट से जो संदेश मुझे मिल रहे थे वे छोटे और संक्षिप्त थे। उसने मेरी दी हुई जानकारी पर कोई टिप्पणी नहीं की थी और शायद ही मेरे मिशन का जिक्र किया हो। यह निश्चित था कि उसका ब्लैकमेलिंग का मामला उसकी पूरी ऊर्जा खा रहा है, लेकिन यह नया तथ्य निश्चित ही उसका ध्यान खींचेगा और उसकी रुचि को फिर से जगा देगा। काश वह यहां होता। 17 अक्टूबर, आज पूरे दिन बारिश होती रही। बारिश की आवाज आईवी पर सरसराती रही और छत के किनारों से बूंदें टपकती रहीं। मेरा मन उस अपराधी शेल्डन के बारे में सोचने लगा जो उस वीरान, ठंडे और बिना छत के दलदल में भटक रहा था। बेचारा, चाहे उसके अपराध कुछ भी रहे हों, उसने अपनी सजा तो खूब भोगी है। फिर मेरा ध्यान उस दूसरे व्यक्ति की ओर गया। कैब में देखा गया चेहरा, चांद की रोशनी में दिखने वाली आकृति। क्या वह भी इस भीषण बारिश में बाहर भटक रहा होगा? वह अदृश्य निगरानी करने वाला अंधेरे का आदमी। शाम को मैंने अपना वाटरप्रूफ कोट पहना और भीगे हुए दलदल पर दूर तक चलने निकल पड़ा। मन में अजीब ख्याल आते रहे। बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और हवा कानों में सीटी की तरह गूंज रही थी। भगवान मदद करे उन लोगों की जो इस समय इस बड़े दलदल में भटक गए हों, क्योंकि यहाँ तक की ऊंची जगहें भी कीचड़ बनती जा रही थीं। मैं उस काले टीले तक पहुंचा जहां 2 रात पहले मैंने अकेले खड़े उस आदमी को देखा था। उसकी ऊंचाई से मैंने खुद भी उन उदास मैदानों की ओर देखा। बारिश की फुहारें उन भूरे लाल मैदानों पर फैल रही थीं और भारी स्लेटी रंग के बादल जमीन के पास लटक रहे थे, धुंधली परतों में पहाड़ियों की ढलानों पर फैलते हुए। दूर बाईं ओर की घाटी में धुंध के बीच से आधा छिपा हुआ बेस्करविल हॉल के 2 पतले टॉवर पेड़ों के ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे थे। ये मानव जीवन के एकमात्र चिन्ह थे जो मैं देख सकता था, सिवाय उन प्राचीन झोपड़ियों के जो पहाड़ियों की ढलानों पर बड़ी संख्या में बिखरी हुई थीं। लेकिन वह अकेला आदमी जिसे मैंने 2 रात पहले इसी स्थान पर देखा था, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं वापस लौट रहा था, मुझे मॉर्टिमर ने अपने डॉग कार्ट में जा पकड़ा। वह एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहे थे जो फाउल मायर के बाहरी फार्म हाउस से होकर गुजरता था। मॉर्टिमर हम पर बहुत ध्यान दे रहे थे और शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब उन्होंने हॉल आकर हमारा हालचाल न लिया हो। उन्होंने जिद की कि मैं उनके डॉग कार्ट में चढ़ जाऊं और इस तरह उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया।
वह अपने छोटे स्पेनियल के गायब हो जाने से बहुत परेशान थे। उनका कुत्ता मैदान में भटक गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मैंने उन्हें जितना हो सका सांत्वना दी, लेकिन मेरे मन में ग्रिम्पन मायर में डूबे हुए घोड़े का ख्याल आया और मुझे नहीं लगता कि वह अपने छोटे कुत्ते को फिर कभी देख पाएंगे। वैसे मॉर्टिमर, जब हम उस उबड़-खाबड़ सड़क पर झटकों से गुजर रहे थे, आपके ख्याल में इस इलाके में ड्राइविंग दूरी के भीतर कोई महिला है जिनके नाम के शुरुआती अक्षर LL हों? नहीं, कुछ खानाबदोश और मजदूर लोग हैं जिनके बारे में मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन किसानों या संभ्रांत लोगों में तो ऐसा कोई नहीं है। रुको, जरा ठहरो। लॉरा लायंस है, उसके नाम के शुरुआती अक्षर LL है, लेकिन वह कूम ट्रेसी में रहती है। वह कौन है? वह फ्रैंकलैंड की बेटी है। क्या वो पुराने सन की फ्रैंकलैंड की बेटी? बिल्कुल वही। उसने एक कलाकार से शादी की थी जिसका नाम लायंस था। वह मैदान में स्केच बनाने आया था, लेकिन वह बदमाश निकला और उसे छोड़कर चला गया। जितना मैंने सुना है, गलती शायद दोनों तरफ से थी। उसके पिता ने उससे सारे संबंध तोड़ लिए क्योंकि उसने उनकी मर्जी के बिना शादी की थी, और शायद एक दो और कारण भी रहे होंगे। तो बूढ़े पापी और उस बदमाश के बीच वह लड़की बुरी हालत में फंस गई। वो अपना गुजारा कैसे करती है? मुझे लगता है कि बूढ़ा फ्रैंकलैंड उसे थोड़ा बहुत खर्चा देता होगा, लेकिन वह ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसके अपने हालात भी काफी खराब है। जो भी हो, चाहे उसने जो भी किया हो, उसे पूरी तरह बर्बाद होने देना ठीक नहीं होता। कहानी इधर उधर फैल गई और यहाँ के कुछ लोगों ने उसे ईमानदारी से जीने का सहारा देने की कोशिश की। स्टेपलटन ने मदद की और सर चार्ल्स ने भी। मैंने भी थोड़ा बहुत दफा दिया। ये सब उसके टाइपराइटिंग का काम शुरू करवाने के लिए किया गया था। डॉक्टर मॉर्टिमर मेरे सवालों का मकसद जानना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर दिया बिना ज्यादा कुछ बताए। इसमें कोई वजह नहीं थी कि हम किसी और को अपनी योजनाओं में शामिल करें। अगर मैं इस लॉरा लायंस से मिल सका, जिसकी प्रतिष्ठा संदिग्ध है, तो इस रहस्यों की कड़ी के एक मामले को सुलझाने में बड़ा कदम बढ़ाया जा सकेगा। मुझे लग रहा है कि मैं सच में सांप जैसी चतुराई सीख रहा हूँ, क्योंकि जब मॉर्टिमर ने अपने सवालों को असहज करने वाले स्तर तक बढ़ा दिया, तो मैंने बड़ी सहजता से फ्रैंकलैंड की खोपड़ी के प्रकार के बारे में पूछ लिया। इसके बाद पूरी ड्राइव में बस खोपड़ियों की बातें ही होती रहीं। इतने साल शर्लक होम्स के साथ बिताने का यह फायदा तो है ही। इस तूफानी और उदास दिन की एक और घटना दर्ज करने लायक ये अभी अभी बैरीमोर के साथ हुई मेरी बातचीत है, जिसने मुझे एक और मजबूत कड़ी दी है, जिसे मैं सही समय आने पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। डॉक्टर मॉर्टिमर ने रात का खाना हमारे साथ खाया और फिर वह और सर हेनरी साथ में इकार्ते खेलने लगे। इस बीच बटलर मुझे लाइब्रेरी में कॉफी देने आया और मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे कुछ सवाल पूछे। तो तुम्हारा यह कीमती रिश्तेदार यहाँ से गया या अभी भी कहीं बाहर छुपा हुआ है? मुझे नहीं पता सर। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वह चला गया हो, क्योंकि उसने यहाँ सिर्फ मुसीबत ही खड़ी की है। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है जब से मैंने उसके लिए आखिरी बार खाना छोड़ा था, और वह 3 दिन पहले की बात है। क्या तुमने उसे देखा था? नहीं सर, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो खाना गायब था। तो वह निश्चित रूप से वहाँ था। यही आप सोचेंगे सर, जब तक कि दूसरा आदमी उसे न ले गया हो। मैंने अपनी कॉफी का कप अधूरा उठाया और बैरीमोर को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है कि यहाँ कोई और आदमी भी है? हाँ सर, दलदल में एक और आदमी भी है। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं सर। तो फिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? सेल्डन ने मुझे उसके बारे में बताया था सर, 1 हफ्ते पहले या उससे ज्यादा। वह भी छिपा हुआ है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ वह कैदी नहीं है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा डॉक्टर वॉटसन। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। अब मेरी बात सुनो बैरीमोर, मेरा इस मामले में कोई स्वार्थ नहीं है सिवाय तुम्हारे मालिक के हित के। मैं यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने के इरादे से आया हूँ। साफ साफ बताओ, तुम्हें इसमें क्या पसंद नहीं आ रहा है? बैरीमोर कुछ पल के लिए झिझका, जैसे उसे अपने उस आवेग पर पछतावा हो रहा हो या फिर उसे अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल लग रहा हो। यह सब जो हो रहा है सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है और कुछ काले जुल्म का जाल बुन रहा है। मैं कसम खाता हूँ, मैं बहुत खुश होऊंगा सर, अगर सर हेनरी फिर से लंदन लौट जाएं। लेकिन ऐसा क्या है जो तुम्हें डराता है? सर चार्ल्स की मौत। देखिए, रात को दलदल में जो आवाजें आती हैं, कोई भी आदमी सूर्यास्त के बाद वहाँ नहीं जाएगा, चाहे उसे इसके लिए कितने भी पैसे दिए जाएं। देखिए, यह अजनबी जो बाहर छिपा बैठा है और देखता और इंतजार करता है, वह क्या इंतजार कर रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह किसी भी बास्करविल नाम के व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, और मैं बहुत खुश होऊंगा जब सर हेनरी के नए सेवक हॉल संभाल लेंगे और मैं इससे निजात पा सकूंगा। लेकिन इस अजनबी के बारे में क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? सेल्डन ने क्या कहा? क्या उसे पता चला कि वह कहाँ छिपा था या वह क्या कर रहा था? उसने उसे 1-2 बार देखा,
लेकिन वह बहुत चतुर है और कुछ नहीं बताता। पहले तो उसने सोचा कि वह पुलिस वाला है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि उसका अपना कोई मकसद है। जैसा कि वह देख सका, वह एक तरह का सज्जन था, लेकिन वह क्या कर रहा था वह कुछ नहीं समझ सका। और उसने कहा था कि वह कहाँ रहता है। पुरानी पहाड़ी पर जो पत्थर के घर हैं, जहां पुराने लोग रहते थे। लेकिन उसका खाना कैसे आता है? सेल्डन ने पता किया कि उसके पास एक लड़का है जो उसके लिए काम करता है और उसकी सारी चीजें लाकर देता है। मुझे लगता है कि वह कोम ट्रेसी जाता होगा, जहां उसे जो कुछ भी चाहिए वह मिल जाता है। बहुत अच्छा बैरीमोर, इस पर हम बाद में और बात कर सकते हैं। जब बटलर चला गया तो मैंने काले खिड़की के पास जाकर एक धुंधली कांच से बाहर देखा। बादल तेजी से उड़ रहे थे और हवा से हिलते पेड़ों की धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थी। अंदर की रात बहुत उथल पुथल भरी है, तो उस दलदल पर एक पत्थर के घर में क्या हालत होगी। कौन सा घृणा का तूफान होगा जो किसी आदमी को ऐसी जगह पर और ऐसे समय में छिपने के लिए मजबूर करता है। और वह गहरी और गंभीर वजह क्या हो सकती है जिसके लिए उसे इस कष्ट को सहन करना पड़ता है। वहां उस घर में, उस दलदल पर, उसी समस्या का केंद्र है जिसने मुझे इतनी परेशानी दी है। मैं कसम खाता हूँ कि एक और दिन नहीं बीतेगा जब तक मैं उस रहस्य के दिल तक नहीं पहुँचता जो मुझे इतना परेशान कर रहा है। दोस्तों, ये था द हाउंड ऑफ द बास्केविल का 7वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।